नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आज विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि का हम आज अंतिम भाग पढ़ेंगे, विसर्ग लोप संधि। इससे पूर्व हमने 3 भाग पढ़ लिए थे, आज इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे, विसर्ग लोप। विसर्ग लोप का मतलब होता है कि प्रथम पद के अंत में जो विसर्ग होता है उसका लोप कर देना। लोप का मतलब उसको हटा देना, गायब कर देना, उसको छुट्टी कर देनी। तो किन परिस्थितियों में विसर्ग का लोप किया जाता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो विसर्ग लोप संधि विद्यार्थियों, इसका सूत्र है एतद अधो सुलोपो अकोर नए समासे हलि। अर्थात इसकी व्याख्या है अकार्यो एतद अधो यह सु तस्य लोप स्यात् हलि परे न तो नए समासे। यानी विद्यार्थियों, इनमें कुछ नियम होते हैं कि प्रथम पद का जो विसर्ग है उसका लोप कब होता है, कब नहीं होता है। अकार्यो का मतलब है कि अवर्ण, एतद अधो, एतद यानी यह, अतो यानी ये, यह यानी जो, सु यानी स, अर्थात विसर्ग, सु का मतलब विसर्ग है, तस्य लोप स्यात्, तो वो उस विसर्ग का लोप होता है कब, हलि परे, अगर बाद में कोई व्यंजन वर्ण है। हलि का मतलब हल यानी कोई व्यंजन वर्ण है, न तो नए समास से, न कि नए समास, यानी यह परिस्थिति नए समास, जो हम आगे पढ़ेंगे तब इनकी परिभाषा बताएंगे। तो नए समास होने पर विसर्ग का लोप नहीं होगा। अगर बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो होता है, लेकिन कहीं स्वर वर्ण आने पर भी विसर्ग का लोप होता है। लेकिन वह कब होता है, उस विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, तो वह थोड़े नियम चेंज है, तो उनका हम अभी पूरा विस्तार से वर्णन देखेंगे या जानकारी लेंगे। तो देखिए, यानी जिस स्थिति में पूर्व पद के विसर्ग का लोप हो वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। यानी पहले पद के अंत में जो विसर्ग है उनका लोप किन किन परिस्थितियों में होता है, वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। तो इसका यानी मूल रूप से ये 4 परिस्थितियाँ हैं, यानी 4 नियम है इसमें, वो चारों नियम हम पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है उनको देखिए। पहला नियम यह है विद्यार्थियों, यदि स और एस के पश्चात अ से भिन्न कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ विसर्ग का लोप होता है। कहने का मतलब, अगर कि पहला पद स या एस, इन दोनों में से कोई भी आया हुआ हो और इनके बाद में अगर विसर्ग है, यानी सीधी बात है कि स और एस इनके बाद में विसर्ग है, तो वहाँ विसर्ग का लोप होता है। लेकिन कब होगा कि अ से भिन्न हो, यानी स्वर, यानी सह और एसह इनके बाद में विसर्ग है और उनके बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो सकता है। यानी अ के अलावा कोई स्वर या कोई व्यंजन वर्ण है तो स और एस के बाद में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। जैसे सहधन इति। तो विद्यार्थियों, पद क्या है, पहला शब्द क्या है, स। हमेशा ये भी क्या कि स या एस इन दोनों में से कोई भी वर्ण हो तो क्या आया हुआ है, स, और इसके बाद में क्या है, विसर्ग, यानी सह। तो स के बाद में विसर्ग और इस विसर्ग के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अ के अलावा कोई स्वर या कोई व्यंजन वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। तो विसर्ग के बाद में क्या आया, ई, यानी अ से भिन्न स्वर है विद्यार्थियों, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। और बाकी जैसा पद है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना है सिवाय विसर्ग के हटाने के अलावा। तो हो जाएगा स इति। सहधन इति का क्या हो जाएगा, स इति। सीधी बात है कि अगर स या एस के बाद विसर्ग आता है तो उसका लोप कर दो, बाद में अस्वर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स इति। अब ऐसा मूल रूप से आपको ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि अब पुनः इनकी भी संधि होती है, लेकिन इनकी संधि दोबारा नहीं करनी है। अगर स धन इति ऐसा आ गया है तो आपको सिर्फ विसर्ग का ही लोप करना है। ऐसा नहीं कि विसर्ग का लोप करने के बाद पुनः हम संधि कर लें। जैसे स में अ है और आगे ई, तो अ के बाद में ई आती है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, यानी गुण संधि होती है। लेकिन हमें पुनः दोबारा संधि नहीं करनी है, एक बार ही करनी है, सिर्फ विसर्ग का लोप करना है। ऐसा धन याति, ऐसा पद क्या है, ऐसा, तो हमें क्या चाहिए, पहला नियम ये कहता है कि स और ऐसा के बाद में अगर विसर्ग है और उनके बाद अ से भिन्न कोई स्वर या व्यंजन वर्ण है तो वहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप।
तो क्या है एस, एस के बाद में विसर्ग है और बाद में क्या है, यानी यह अ से अलावा कोई स्वर या कोई व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप। तो एस याति का क्या हो जाएगा, एस याति। सह करोति, तो पदांत पहला शब्द क्या है, यानी सह और बाद में विसर्ग है और आगे कोई व्यंजन वर्ण है, यानी अ से भिन्न कोई भी वर्ण है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप। तो क्या हो जाएगा, सह करोति। एसह गच्छति, तो पदांत विसर्ग के बाद क्या आया है, ग, यानी व्यंजन वर्ण है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप और बन जाएगा एस गच्छति। तो अब ये पहला नियम ये पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों पहले नियम में सिर्फ आपको दो शब्दों का ध्यान रखना है, एक तो स और दूसरा है एस। स यानी वह और एस यानी यह, दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं। तो स और एस के बाद में अगर विसर्ग आता है और उनके बाद यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ से भिन्न कोई भी वर्ण है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो उन परिस्थितियों में विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप। कौन से विसर्ग, जो स या एस के बाद में आया है उनका। तो पहला नियम अपना पूरा हो गया। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे दूसरे नियम की। तो देखिए क्या है दूसरा नियम। तो विद्यार्थियों दूसरा नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विद्यार्थियों इसमें दूसरे नियम में क्या है कि विसर्ग से पहले अ हो, यानी पदांत पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले अगर अ स्वर है और उनके बाद, बाद का मतलब है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर अ से भिन्न कोई स्वर है, यहाँ व्यंजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अ स्वर के अलावा कोई दूसरा स्वर वर्ण आया है, तो इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो देखें, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, तो क्या है, अतः पहले पद के अंत में क्या है, विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व में क्या आया है, त के साथ किसकी ध्वनि जुड़ी हुई है, त ध्वनि किसकी निकल रही है, अ की। तो पदांत क्या हो गया, अ। तो यानी विसर्ग से पहले क्या है, अ, और विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ नहीं होना चाहिए, अ के अलावा कोई दूसरा स्वर वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। तो विसर्ग के बाद में क्या आया है, ए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। तो क्या हो जाएगा, अतएव। बुधः दन इति, पदांत विसर्ग से पहले द यानी अ है और आगे ई, अ से भिन्न स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और उदाहरण बन जाएगा बुध इति। और यहाँ पर भी पुनः संधि नहीं करनी है, आपको दोबारा संधि नहीं करनी है। यहाँ पर भी जैसे अ के बाद में ए आया तो आई बन जाएगा, वृद्धि संधि हो रही, लेकिन अपने को करनी नहीं है, अपने को सिर्फ विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। अर्जुन हदन उवास, अर्जुन पदांत विसर्ग से पहले अ और बाद में ऊ स्वर आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लोप, और क्या बन जाएगा, अर्जुन उवास। अगला है कृष्ण धन उवास, तो कृष्ण पदांत विसर्ग से पूर्व अ है और बाद में भी ऊ यानी स्वर वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और बन जाएगा कृष्ण उवास। तो विद्यार्थियों दूसरा नियम क्या कहता है, एक बार पुनः समझ लीजिए। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर पहले पद के अंत में विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले जो भी वर्ण है, उस जो भी वर्ण है उसके साथ क्या होना चाहिए, अ, यानी विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। और विसर्ग के बाद यानी दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपने ये दो नियम पूरे हो गए। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या है, तो विद्यार्थियों देखिए इसका तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है, क्या कैसे इसके उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों तीसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के पश्चात कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, व, र, ल, ह इनमें से अगर कोई वर्ण है तो पदांत विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह सीधी सी बात है कि अगर पद प्रथम पद के बाद में विसर्ग हो और उस विसर्ग से पूर्व में आ स्वर है और उनके बाद का मतलब है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर कोई स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, और या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, व, र, ल, ह इनमें से कोई वर्ण है तो पदांत विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, देवाधन जयंती, तो पदांत क्या है, विसर्ग,
और विसर्ग से पूर्व क्या है, वा, यानी आ स्वर है। तो विसर्ग से पूर्व हमें क्या चाहिए, आ चाहिए। तो विसर्ग से पहले आ है और इसके बाद में क्या है, ई, यानी कोई स्वर वर्ण है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लोप, और उदाहरण बन जाएगा देवा इह। अगला है प्रुषाहदन आयांती। प्रुषाह, तो पदांत क्या है विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व क्या है आ, और इसके बाद में क्या है आगे भी आ। तो यानी पदांत विसर्ग से पूर्व में आ हो और उसके बाद में आगे कोई भी स्वर वर्ण, तो बाद में क्या आया, आ आया है। तो पूर्व जो आ के बाद यानी पदांत विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप, और उदाहरण बन जाएगा पुरुषा आयांती। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है शिष्यादन एते। तो शिष्या पदांत विसर्ग से पूर्व आ है और आगे क्या है ए स्वर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप, और उदाहरण बन जाएगा शिष्या एते। अगला देवादन इह, पदांत विसर्ग और इससे पूर्व आ के बाद आगे क्या है ई, तो क्या बन जाएगा देवा इह। इसी तरह देवादन जयंती, तो पदांत विसर्ग से पूर्व क्या है आ, और आ के बाद आगे क्या है ज, यानी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो भी पूर्व यानी जो पदांत का विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा लोप, और उदाहरण बन जाएगा देवा जयंती। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपना ये तीसरा उदाहरण भी पूरा, तीसरा नियम भी पूरा। तीसरे नियम में अपने को ये ध्यान रखना है कि पदांत विसर्ग हो और विसर्ग से पूर्व में आ स्वर है, और उसके बाद में यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, अथवा य, व, र, ल और ह, इनमें से अगर कोई वर्ण है तो पदांत विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। अब है चौथा नियम। तो विद्यार्थियों इन तीन नियमों में तो एक ही सूत्र था। अब जो चौथा नियम है इसके लिए अलग से एक सूत्र लगेगा, और वो सूत्र क्या कहता है, उसकी क्या व्याख्या है, तो देखिए। तो विद्यार्थियों चौथा नियम जिसका सूत्र है रो री। रो री, रो री का मतलब है कि दो र, र, यानी पदांत भी र हो और उसके बाद में भी र हो। र का मतलब र भी हो सकता है या विसर्ग भी हो सकता है। यानी इससे पूर्व हमने एक ऋत्व संधि पढ़ी थी, आपको अगर ध्यान में हो विद्यार्थियों तो। ऋत्व यानी जहाँ विसर्ग का र बनता है, तो जहाँ पर विसर्ग का र बनता है तो विसर्ग से बने र, और या अगर पदांत र हो और उसके बाद में भी यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी र हो, तो उन परिस्थिति में क्या होता है वो देखें। तो रो री, रो री का मतलब है कि दो र, पदांत भी र और उसके बाद में भी र। रेपस्य रेपे परे लोप स्यात्। रेपस्य रेप, रेप का मतलब है कि पदांत र हो, और रेपे, रेपे का मतलब है कि बाद में भी र हो। यानी पहले शब्द ये जो रेपस्य दिया हुआ है इसका मतलब है कि पदांत र पहले शब्द के अंत में र हो या विसर्ग हो, और इस रेपे का मतलब है कि दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी र हो, तो क्या होगा कि लोप हो जाएगा। यानी पहले शब्द के अंत में र है और उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी र है, तो पूर्व का जो र या जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। जैसे विसर्ग से बने र, यानी या तो पहले शब्द के अंत में र हो, या हमने जो ऋत्व संधि पढ़ी जिसमें विसर्ग का र हो, तो या तो विसर्ग का बना र या विसर्ग हो, और उसके बाद में भी अगर र आए यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी र हो, तो पूर्व का र लोप हो जाता है, या जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। र या विसर्ग दोनों कह सकते हैं। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग या र हो और उसके बाद दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में भी अगर र हो, तो पूर्व का र या विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाता है, तथा लोप होने वाले र से पूर्व। अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर जो आप र जिसका लोप कर रहे हो उस र से पूर्व में अ, ई, उ इन तीन स्वरों में से कोई एक स्वर होना जरूरी है, अन्यथा ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो लोप होने वाले र से पूर्व के अण, अण एक विद्यार्थियों प्रत्यार है, अण प्रत्यार में वर्ण आते हैं अ, ई, उ। तो यानी जिस विसर्ग का या र का आप लोप कर रहे हो उससे पूर्व में अ, ई, उ इन तीन स्वरों में से कोई भी स्वर है तो उसका हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ कैसे होगा, दृ लोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण। विद्यार्थियों एक सूत्र है दृ लोपे पूर्वशीय दीर्घवर्ण। इसका मतलब है कि दृ का मतलब र या विसर्ग, और उनका अगर लोप हो रहा है तो उससे पहले के जो अण यानी अ, ई, उ है उसका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब है
कि अ का आ बन जाएगा, ई का ई बन जाएगा दीर्घ ई, और ऊ का ऊ यानी दीर्घ ऊ बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, निधन रोग। तो विद्यार्थियों आप इसको निर या निहि दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। निर भी लिख सकते हो और निहि भी लिख सकते हो। तो निधन रोग या निर्धन रोग। अब देखें तो पदांत क्या है, र या विसर्ग है, और बाद में भी क्या आया है, र। तो इस विसर्ग का या इस र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप होने से पहले इस नी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, नी के साथ में विद्यार्थियों ई जुड़ा हुआ है। तो इस ई का दीर्घ यानी हरिस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, तो बन जाएगा निरोग। निधन रोग का निरोग। निर्धन रस। तो पदांत र या विसर्ग और आगे भी क्या है, र। तो इस विसर्ग या इस र का क्या हो जाएगा, लोप। और पूर्व र से पहले जो ई है उसका दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, नी। और रस का रस, तो क्या बन जाएगा, नीरस। इसी तरह हरिधन रमे। तो पदांत विसर्ग या आप इसको हरि र भी लिख सकते हो। इस विसर्ग के स्थान पर र हलंत भी लिख सकते हो। तो उस र या विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, क्योंकि आगे क्या आया है, र। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हरिस्व ई है उसका दीर्घ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, हरि रमय। इसी तरह अंतर्धन राष्ट्रिक। पदांत क्या है, र या विसर्ग, और इससे पूर्व क्या है, अ। तो अ का क्या करेंगे, आ, क्यों, आगे क्या आया है, र। तो अंतर या अंतः का क्या हो जाएगा, अंता। और राष्ट्रिक का राष्ट्रिक। तो अंतर्धन राष्ट्रिक क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रिक। या अंतर्धन राज्य, अंतर्राज्य। पुनर्धन रमते। पुनर पदांत क्या है, र, और आगे भी क्या है, र। तो इस र का क्या हो जाएगा, लोप, या इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। और लोप होने से पूर्व इसके साथ में क्या जुड़ा विद्यार्थियों, न यानी अ जुड़ा हुआ है। तो अ का दीर्घ क्या होता है, आ। तो बन जाएगा पुनः रमति। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपनी ये विसर्ग संधि पूरी और पूरा संधि प्रकरण ही, यानी ये जो संधि प्रकरण ही क्या हो गया, इति संधि प्रकरणम, यानी संधि प्रकरण ही पूरा हो गया। अपना संधि का जो टॉपिक है वह पूरा हो गया।